यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कल से मतदान शुरू हो रहा है। पहले दौर में कल पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। पहले फेज में कुल 2 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं, जो 839 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पहले दौर के उम्मीदवारों में 135 पर गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत केस दर्ज है। 15 उम्मीदवारों पर हत्या का आरोप है, जबकि 42 उम्मीदवार हत्या की कोशिश के आरोपी हैं। 5 उम्मीदवारों पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के केस दर्ज है। 2 उम्मीदवार फिरौती और अपहरण के आरोपी हैं। मतदान के लिए 26,823 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। संवेदनशील पोलिंग बूथ पर अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती के अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पहले दौर की वोटिंग पर 73 जिलों में 73 रिपोर्टर्स के साथ सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज पर सुबह 7 बजे से लगातार देख सकते हैं। यूपी में पहले राउंड की वोटिंग की तैयारी के साथ अगले दौर के लिए चुनाव प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनौर में रैली की। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी का भला नहीं कर सकते। एक गठबंधन 2 कुनबों का है, एक दिल्ली वाला कुनबा और एक सफाई वाला कुनबा। ये 2 कुनबा ही मिले हैं, 2 कुनबा, और ये 2 कुनबा मिलकर के ये सोच रखते हैं कि राजपाट हमारी मालिकी का है, कोई सामान्य मानवी उसमें घुस नहीं सकता। मायावती ने भी आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार ने यूपी में कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। साथ ही मायावती ने अखिलेश सरकार को मुसलमानों का विरोधी बताया। यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर होती है। साथ ही मायावती ने अखिलेश सरकार को मुसलमानों का विरोधी बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी मन की बात करते हैं और हम काम की बात करते हैं। इतना समय गुजर गया, कोई जनता के लिए काम किया हो तो बताते हैं। केवल मन की बात की और समाजवादियों ने कम से कम काम की बात की। काले धन के खिलाफ मोदी सरकार ने आज एक और बड़ा फैसला लिया। सरकार अब फर्जी कंपनियों के खिलाफ अभियान छेड़ने जा रही है। इसके लिए रेवेन्यू सेक्रेटरी और कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी की अगुवाई में टास्क फोर्स बनाया गया है। इसमें जांच एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल हैं। ये टास्क फोर्स फर्जी कंपनियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की निगरानी करेगा। आज पीएमओ में कई विभाग के बड़े अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। देश में करीब 15 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें से सिर्फ 6 लाख कंपनियां ही सालाना रिटर्न फाइल करती हैं। शक है कि बाकी की कंपनियों के जरिए काला धन सफेद किया जाता है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद नवंबर-दिसंबर में ऐसी कंपनियों में 1238 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा कराए गए हैं। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने 49 संदिग्ध कंपनियों के खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरिद्वार की रैली में कांग्रेस को अनाप शनाप बयानबाजी न करने की नसीहत दी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेसी नहीं माने तो इनका इतिहास उन्हें नहीं छोड़ेगा। इस दागी सरकार की छाया ने हजारों वर्ष की तपस्या से बनी हमारी देवभूमि को दाग लगाया दिया है, दाग लगाया। इससे पहले पीएम मोदी ने बिजनौर की रैली में अखिलेश यादव की समझदारी पर भी सवाल उठाए। जिस नेता से कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी किनारा करते थे, अखिलेश जी आपने उसको गले लगा लिया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती बलात्कारियों को टॉर्चर करने वाले अपने बयान पर कायम है। उमा भारती ने पीलीभीत में कहा कि उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है। तो गलत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फिर कानून को जरिए बना है। कानून उसके बाद उनको कानून के हवाले करेंगे तो मानव अधिकार का उल्लंघन है। वो तो दानव है, मानव है नहीं। उमा भारती ने यूपी के आगरा में बयान दिया था कि बलात्कारियों को तब तक पीटना चाहिए जब तक उनकी खाल न उधर जाए। ऐसा वो खुद करा चुकी हैं जब वो मध्य प्रदेश की सीएम थी।
इसलिए ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे दुष्कर्म किए होते हैं, इनको उन्हीं लड़कियों के सामने और महिलाओं के सामने उल्टा लटका करके मार मार के चमड़ी उधेड़ कर फिर उस मांस में नमक और मिर्च डाल देना चाहिए। मैंने ऐसा करवाया था जब मैं मुख्यमंत्री थी। मानव अधिकार संगठनों और विपक्ष ने उमा भारती के बयान का विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा ये उमा भारती की तालिबानी सोच है। उमा भारती के खिलाफ अदालत में मामला भी दर्ज कराया गया है। आए दिन वहाँ रेप, गैंग रेप, महिलाओं के साथ अत्याचार आम बात है। तो उमा भारती क्यों चुप रहती? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं है? और जो उमा भारती जी कहानी सुना रही है, मैं नहीं समझती कि वो कहानी में कोई भी सत्यता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसी कहानी पहले किसी ने नहीं सुनी। I am just wanting the court to make a suo motu case against her, criminal case against her, because she did the criminal offence. दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत खुद की राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं और खबरों की माने तो इस राजनीतिक पार्टी में उन्हें बीजेपी का समर्थन भी मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि आरएसएस के विचारक एस गुरुमूर्ति रजनीकांत को नई पार्टी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु में जारी मौजूदा राजनीतिक संकट को देखते हुए रजनीकांत का राजनीति की दुनिया में कदम रखना मुमकिन माना जा रहा है। तमिलनाडु में रजनीकांत को हर उम्र के लोग पसंद करते हैं और जयललिता के निधन के बाद राज्य में उनकी शख्सियत एक बड़े विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि साल 2014 में खुद रजनीकांत ने सक्रिय राजनीति में शामिल होने से मना किया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आईएसआई के लिए काम करने वाले आरोपी 11 लोगों को लेकर विवादित ट्वीट किया है। ट्वीट में दिग्विजय ने लिखा है, भोपाल में पकड़े गए आईएसआई एजेंट्स में एक भी मुसलमान नहीं है। उनमें से एक बीजेपी का सदस्य है। मोदी भक्तों कुछ सोचो। मुझे लगता है कि अब समय आ गया कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि उसकी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता देशद्रोह के धंधों में कैसे लिप्त हैं। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी पर आईएसआई को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस फिर तुष्टीकरण की कोशिश कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा 11 करोड़ सदस्यों का परिवार है। कोई व्यक्ति राजनीति के अलावा पीछे क्या क्या काम कर रहा है किसी को एकदम जानकारी नहीं लगती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी कृत्य का ना तो कभी समर्थन करती है और ना कभी जीवन में करेगी। वहीं आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोपियों में से 5 को अदालत ने 14 फरवरी तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 11 संदिग्धों में से एक ध्रुव सक्सेना बीजेपी युवा मोर्चा की आईटी सेल का सदस्य है।